गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान जिसमें अध्याय 14 जेंडर समानता और महिला अधिकार के बारे में समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमने अध्याय 12 और 13 में लोकतंत्र और अधिकार के बारे में समझा था, किस तरीके से महिलाओं को अधिकार दिया गया था और इस अधिकार के अंतर्गत न्याय संगत प्रक्रिया किस प्रकार हुई थी और साथ ही साथ लोकतंत्र का निर्माण भी कैसे हुआ था। जो हमारा अगला अध्याय जो है जेंडर समानता, जिसमें सामाजिक भेद के अनुसार इनमें जेंडर समानता क्या है और इसका अर्थ, और साथ ही साथ महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए, जिसमें राजनीतिक आर्थिक इस तरीके से अधिकार के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किए और इस संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और चर्चा करते हैं। आइए, जेंडर समानता और महिला अधिकार। हमने इसके पहले भी पिछले अध्याय में लोकतंत्र अधिकार के बारे में समझा, जिसमें किस तरीके से लोकतंत्र सफल भी हुआ था और सभी जिसमें समाज के सभी लोग अधिक से अधिक भागीदारी ले और सही तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हो और नागरिकों के पास अधिकार का होना भी जरूरी है। जिससे यही कारण है कि लोकतांत्रिक जो है देशों में बहुत ही अधिक अधिकारों को कानून के रूप से मान्यता दी जाती है। जैसे अगला है जेंडर क्या है, तो इसमें क्या आता है, मनुष्य का जन्म एक सामान्य प्राकृतिक जो जैविक प्रक्रिया है जिसे हम लड़का या लड़की के रूप में पहचानते हैं, परंतु शारीरिक बनावट या क्षमता के अनुरूप समाज द्वारा मनुष्य एवं महिला के लिए विभिन्न भूमिका एवं पहनावा भी मान्यता दी है, जिससे धीरे धीरे वह स्थिर हो गए। लेकिन समाज द्वारा पुरुष एवं महिला के लिए निर्धारित इस दृष्टिकोण में सामाजिक तो लिंग भेद ही जेंडर कहलाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही लड़की और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप ढालने की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, समाज के द्वारा लिंग भेद के आधार पर भी भूमिका का निर्धारण करते हैं, जिसे लिंग भेद पर आधारित भूमिका का विभाजन को ही जेंडरीकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, समाज में यह माना जाता है कि पुरुष अधिक ताकतवर होते हैं, इसलिए वे कठोर ताकत से जुड़े काम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह समाज में यह मान्यता है कि महिलाएं जो हैं उनका स्वभाव कोमल दयालु होती है, इसलिए वे बच्चे की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकती हैं। लेकिन आमतौर पर महिला और पुरुष की भूमिका का अधिकार जो जैविक बनावट से बना होता है, किंतु यह जानना भी आवश्यक है कि इन भूमिका के आधार पर केवल लैंगिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। जेंडर शब्द से क्या अभिप्राय, जैसे एक प्रश्न है तो उसमें आ जाता है जेंडर जो है समाज जो अपनी संस्कृति एवं सोच के अनुसार लड़के या लड़कियों को अलग अलग भूमिका जिम्मेदारी या पहनावा निर्धारित करता है। अतः लड़के या लड़कियों के प्रति समाज का जो द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण ही को हम बोल सकते हैं जेंडर। जेंडर आधारित कार्य के समय में अंतर, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में महिलाएं जो कितने घंटे कार्य करती हैं और पुरुष कितने घंटे कार्य करते हैं, लेकिन दोनों के कार्यों और काम के घंटे में कितना अंतर होता है इसका सर्वेक्षण करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आर्थिक क्रियाओं की समझ के अंतर्गत हमने समझा भी था। जैसे आप अपने परिवार के आसपास जो रहने वाले रहते हैं परिवारों में, जिसमें महिलाओं और पुरुष द्वारा जो दैनिक किए जाने वाले कार्यों एवं काम के जो घंटों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करोगे तो उसमें क्या होती हैं, कुछ अंतर दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों का श्रम समान है। जैसे कहा जाता है महिलाओं के साथ जो कार्य एवं पारिश्रमिक भेदभाव क्यों किया जाता है, तो इस संबंध में शासन स्तर पर समान वेतन या संबंधित कानून बनाए गए हैं, फिर भी यह हक महिलाओं के अशासकीय क्षेत्र से नहीं मिलता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में उन्हें न तो समान मजदूरी दी जाती है और न ही कोई कृषक समझा जाता है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे देखा जाए तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में लगभग 60% पारिश्रमिक ही दिया जाता है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि श्रम जो रोजगार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र जो है महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव असमानता है।
ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जिसमें परिवार की तरह क्या होते हैं, कितनी भी कहानियां देखे जा चुके हैं जिसमें लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं और चूंकि परिवार के सारे निर्णय सिर्फ पुरुष ही लेते हैं, तो इस तरह से महिलाओं का शोषण होते रहते हैं। रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास। जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि महिलाओं का शोषण अत्यधिक होता है और पुराने विचारों के अनुसार से घर का काम ही किया जाता था महिलाओं द्वारा, जो पूरी दुनिया के साथ साथ यह लागू था। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर व ज्योतिबा फुले आदि ने महिलाओं में सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए पुराने विचारों और रूढ़िवादियों का विरोध भी किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा राम मोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए साथ ही साथ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की थी। वैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र और लड़कियों की शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रयास किए थे। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा व समाज सुधारक की कई कार्य भी किए थे। इस तरीके से भारतीय समाज में जो निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे, जिससे वे क्या करते थे, विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ पूजनीय मानते थे और वे समाज के नियम बनाते एवं धर्म नीति और पाप का भय दिखाते। और इसी समय स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। लेकिन स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा रखने वाली यह चाहते थे कि जो सावित्रीबाई फुले का मानना था, सही शिक्षा से ही स्त्रियों की सामाजिक रूढ़ियों की मुक्ति मिल सकती है और उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। सावित्रीबाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव आएगा और बदलाव किया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच को भी बदला जा सकते हैं। इस तरीके से सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए उन्होंने कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा का काम शुरू किया और उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इसके बाद सन 1897 में 17 स्कूल खोले और सावित्रीबाई जो फुले थे वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग एवं प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना भी सीखा था। महिलाओं का राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष। जैसा कि भारत में महिलाओं के लिए कुल जनसंख्या लगभग आधी है और उनकी भागीदारी बराबर की नहीं। क्या कोई लोकतांत्रिक आधी जनता यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है क्या? तो इसके लिए याद है, दुनिया में अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए बहुत लंबे संघर्ष करना पड़ा था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जिसमें लगातार कई अधिकारों की मांग भी की थी। और उन्होंने अपने महिलाओं ने क्या किया था, अपने मताधिकार के लिए बार बार भी मांग उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ जुड़ी, जिसमें सन 1913 में बुडापेस्ट यूरोप महाद्वीप में होने वाले वयस्क मताधिकार का गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा ने भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था और उन्होंने सन 1917 में प्राथमिकता सुधारों पर चर्चा की, जिससे महिलाओं ने अपनी मांग के संबंध में कहा उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए और 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जिसमें सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण भी किया गया और सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनाने के लिए भी मिल पाया था।
जिससे वह स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिलाओं का संगठन मजबूत होने लगा और महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े, जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा, दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी, अधिकारों को भी आगे बढ़ाया और साथ ही साथ राजनीतिक संस्थाओं के अधिकारों में भी भागीदारी करने लगी थी। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जैसा कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को स्थानीय प्रशासन तो मिला, जैसे ग्राम, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, जिसमें 33% सीटों का आरक्षण भी दिया था। और वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण भी लगभग 50% हो गया है। तो इसमें यह है कि स्थानीय शासन जो है महिला पंचों व सरपंचों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी कि महिला पंचों व सरपंचों द्वारा जो दिए गए निर्णयों को मानने के लिए पुरुष मानसिक रूप से तैयार तो नहीं थे और उनका स्थानीय शासन की संस्था के पास इतने अधिकार भी नहीं थे कि वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पाते तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कई बड़ा बदलाव भी ला सकती थी। यही वजह थी कि महिलाओं की जो राज्य विधानसभा और संसद में जो 33% आरक्षण की मांग रखी थी, जिसमें संविधान के 81वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद का 33% आरक्षण का विधेयक को प्रस्तावित तो किया, लेकिन आज यह विधेयक संसद जो पारित नहीं हो पाया था। सभी राजनीतिक दल में 33% आरक्षण के सैद्धांतिक रूप भी क्या है, सहमत है, परंतु विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों में इस विधेयक का स्वरूप एवं सहमति नहीं बन पा रही है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास, जैसे कि राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने के लिए वह अत्यधिक कोशिश किए महिलाओं द्वारा, क्योंकि वे आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। जिसमें पिछले जो कुछ दशकों से महिलाओं ने न केवल सरकारी योजना बल्कि आर्थिक लाभ उठाने की भी कोशिश की, बल्कि वह अपनी ओर से कई प्रयास भी किए थे। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से किस तरीके से इनकी कोशिश एवं प्रयास रहा। माता राजमोहिनी देवी का जन्म जो है सरगुजा जिले के वर्तमान बलरामपुर जिला की सेड़ा शारदापुर में 7 जुलाई सन 1914 ईस्वी में एक गरीब कृषक परिवार में तो हुआ और उनके पिता का नाम वीरदास, माता का नाम शीतला देवी। राजमोहिनी देवी जो बाल्यकाल से शिक्षा विहीन व्यक्तित्व में था और उन्होंने ग्राम गोविंदपुर के रंजनी गौड़ से विवाह के उपरांत लगभग 20 वर्ष तक उनका जीवन जो है गृहस्थ रूप में बीता और उस समय जो निरक्षरता के कारण छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मद्यपान जैसी समस्याएं दिखाई देती थी। इसमें क्या था, पुरुष को प्रधान माना जाता था। समाज में नारी को उत्पीड़ित देख एवं हृदय में द्रवित हो उठा और उन्होंने गांव के लोगों को सुखी जीवन की सीख देने की एक बीड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने जो गांव में क्या रहते हैं शराब की लत के कारण ग्रामवासी न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए बल्कि उनकी नैतिक गिरावट भी आने लगी, जिससे उन्होंने शराब बंदी के लिए नारी शक्ति का आह्वान भी किया। हजारों महिलाओं उनके आंदोलन में भाग लेने आई और जो 28 मार्च 1953 ईस्वी में बटली तोड़ सत्याग्रह शुरू किया और इस सत्याग्रह में लगभग 50,000 लोग शामिल थे और इनका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश के द्विंद, सिंगरौल, अगौरी और विजयगढ़, बिहार के रांची और राज्य के झारखंड, पटना, केरल और मध्य प्रदेश की शराब भट्टियों पर भी पड़ा और इस सत्याग्रह का संदेश था जो शराब से तन मन धन तीनों को नुकसान होता था उनके खिलाफ। जो माता राजमोहिनी की देवी ने जब 1963 और 64 में अखिल नशाबंदी सम्मेलन में वह शराब
बंदी का भाषण भी दिया था और इस भाषण में वह खुश होकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने उन्हें बधाई भी दी थी, जिससे ग्रामवासियों की सेवा के लिए उन्होंने सेवा मंडल का गठन भी किया था। सरगुजा जिले में महिला सशक्तिकरण के प्रयास, आइए देखते हैं, जिसमें देश व राज्य के अन्य इलाकों की तरह भी सरगुजा जिले में महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण का प्रयास किया, जिसे जिले की प्रथम महिला जिलाधीश के मार्गदर्शन में महिलाओं के 1200 स्व सहायता समूह बनाए, जिनकी सहायता से महिलाएं ऑटो, जीप, ट्रैक्टर, हार्डवेयर तथा वैन चालकों के रूप में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा वे सेफ्टी नैपकिन आदि अंडों के छिलके, खाद पाउडर बनाने का भी काम की, जिसे महिलाओं द्वारा किया जाता है और इन महिलाओं के कामों से प्रभावित होकर अन्य ग्रामीण व शहरी महिलाएं भी लगातार स्वरोजगार के कार्यों से जुड़ने का कार्य कर रही हैं, जिससे वह महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जाता है।